नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत खास मुद्दा है जिस पर लगातार पूरी देश की निगाहें लगी हुई हैं। पहलगाम के पापियों का हिसाब होना है और यह हिसाब कब होगा, यह सवाल हर किसी के मन में है, क्योंकि जिस तरीके से धर्म पूछकर, नाम पूछकर हिंदुओं की टारगेट किलिंग की गई, वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। याद दिलाती है उस पुलवामा अटैक की जिसका दंश देश ने झेला था, लेकिन ठीक 12 दिनों के बाद जिस तरीके से उस हमले का बदला लिया गया, आज ठीक वैसे ही बदले की मांग पूरा देश कर रहा है। उबाल है, आक्रोश है, गुस्सा है। और ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर से दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में बड़ी ब्रेकिंग भी आपको इसी समय फ्लैश कर देते हैं। बड़ी ब्रेकिंग है, थोड़ी ही देर में सीसीएस की बैठक शुरू होने वाली है। बैठक में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की मौजूदगी रहेगी। एनएसए, अजीत डोभाल, सेना प्रमुख, आईबी और रॉ के बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। पहलगाम से दिल्ली पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह, जो कल रात से ही श्रीनगर में डटे हुए थे। आज सुबह पहलगाम, जिस जगह पर इस इस्लामिक आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया, गृह मंत्री अमित शाह वहां भी पहुंचे, पीड़ितों से भी मिले, जिन्होंने अपनों को खोया उनसे भी मिले, श्रद्धांजलि अर्पित की, सांत्वना दी। और अब एक सीधे तौर पर देश जिस आक्रोश में है, उस आक्रोश के लिए बड़ा जवाब देना है पहलगाम के पापियों को, और इसीलिए यह बड़ी बैठक बहुत मायने रखती है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं दिल्ली। आपको याद होगा कि कल ही सऊदी दौरा रद्द करके प्रधानमंत्री ने बड़ा निर्णय लिया था, वो भी स्वदेश वापस लौट आए हैं। और ऐसे में सीसीएस की ये बैठक, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये अपने आप में बेहद खास होने वाली है। और इस बैठक को लेकर ही पाकिस्तान में इस वक्त दहशत का माहौल है कि आखिर कैसी स्ट्रैटेजी तैयार होगी, क्या होने वाला है अगला कदम भारत का, क्योंकि भारत चुप बैठने वाला नहीं है। भारत ने अपने 27 हिंदुस्तानियों को खोया है, अपनों को खोया है। वो दर्द, वो पीड़ा महसूस की है पूरे देश ने, जो कल पहलगाम में इस्लामिक आतंकियों ने जिसकी रूपरेखा रची, जिस तरीके से नाम पूछकर, धर्म पूछकर, कि कुछ पैंट्स उतार के हिंदुओं की पहचान की गई और कलमा पढ़वाया गया, और इसके बाद धर्म पूछकर गोली मार देना। इस वक्त पूरा देश उबल रहा है, आक्रोशित है, गमगीन है, लेकिन आक्रोशित है। और आक्रोश के साथ सिर्फ यही एक मांग उठ रही है कि पहलगाम के पापियों का हिसाब जल्द से जल्द हो। वो हिसाब कैसा होगा, कब होगा, सीसीएस में इस बैठक में ये महत्वपूर्ण तैयारी, ये महत्वपूर्ण रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी। थोड़ी देर में पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में क्या कुछ होता है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। इससे पहले आइए इसी ब्रेकिंग के साथ अब आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज सुबह ही सीडीएस और सेना के तीनों प्रमुखों के साथ 2.5 घंटे की महत्वपूर्ण बैठक की है। उस बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 टूक कह दिया है कि किसी भी हाल में आतंक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आतंक पर जीरो टॉलरेंस है, और केवल इस पहलगाम की घटना को जिन आतंकियों ने अंजाम दिया है, केवल उनका ही हिसाब नहीं होगा, बल्कि पर्दे के पीछे बैठे हुए जो इनके आका हैं, जो छिपे हुए आका हैं, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ कहा गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से, किस तरह से उनके बयान से पाकिस्तान थर्राया हुआ है, किस तरीके से रक्षा मंत्री ने 2 टूक कह दिया है कि अब बस बहुत हो गया। आइए उन्हीं के शब्दों में सुन लेते हैं। वादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा
कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। तो जोरदार तरीके से और कुछ ही देर में, यानी कि कुछ ही देर, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ही देर में ये तय कर दिया जाएगा कि इस हमले का, इस जिहादी आतंकी हमले का हिसाब कैसे लेना है। और यही वजह है कि पाकिस्तान पूरा तरह से डरा सहमा हुआ है। पाकिस्तान ने एलओसी पर अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है, एलओसी पर सतर्कता है और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की मौजूदगी है। एनएसए अजीत डोभाल, सेना प्रमुख, आईबी और रॉ के अधिकारी शामिल हैं। बैठक शुरू हो चुकी है और देखिए, जिसका जिक्र मैं कर रही थी कि इस बैठक में ही ये तय हो जाएगा कि हिसाब कैसे लेना है। और यही वजह है कि पाकिस्तान कांपा हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। बैठक शुरू हो चुकी है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये बहुत अहम बैठक है इस लिहाज से भी क्योंकि जिस तरीके से 27 लोगों की जान ली गई है, जिस तरीके से धर्म पूछकर, नाम पूछकर गोली मारी गई है, ये हिंदुओं की टारगेट किलिंग सीधे तौर पर ये बता रही है कि जिहाद का जो नासूर, जिसका आका पाकिस्तान में बैठा है, लेकिन आस्तीन के उन सांपों को भी रौंदना जरूरी है जिन्होंने इस पूरी आतंकी वारदात में खाद पानी का काम किया है। और इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि इस आतंकी घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों को ही नहीं बख्शा जाएगा, बल्कि पर्दे के पीछे छिपे हुए लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है और इसी के साथ जम्मू कश्मीर से भी एक बड़ी खबर आ रही है। फ्लैश कीजिए नेक्स्ट ब्रेकिंग जल्दी से। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से भी आ रही है। साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में भी दक्षिण कश्मीर से खबर आ रही है। दक्षिण कश्मीर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ हो रही है इन लोगों से कि आखिर किस तरीके से, क्या जिस घटना को कल अंजाम दिया गया था उस घटना में कौन कौन शामिल है, ये कहा जा रहा था क्योंकि इसमें स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं, जो ग्राउंड वर्कर्स हैं वो एक्टिव हैं और इसीलिए साउथ कश्मीर में, दक्षिण कश्मीर में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ हो रही है और इससे भी बड़ी खबर एक और ये है कि शाम 7 बजे आज विदेश मंत्रालय की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, यानी 6 बजे सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। 7 बजे विदेश मंत्रालय की तरफ से इस हमले को लेकर बड़ा बयान आएगा। अब आगे क्या होना है इस पर भी बड़ी बात कही जाएगी और इसी के साथ साथ दक्षिण कश्मीर से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है, उनसे जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर ये हमला अंजाम दिया गया तो फिर कैसे। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कुलगाम से खबर आ रही है जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। यहां पर भी सुरक्षा बल डटे हुए हैं। कुलगाम में भी आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। आइए इन्हीं ब्रेकिंग्स के साथ जल्दी से मेरे सहयोगी रोहिल बशीर इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहिल के पास चलते हैं। तो रोहिल बशीर से हम आगे जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस वक्त की
बड़ी खबरें लगातार आपको बता रहे हैं। पहली महत्वपूर्ण खबर, सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। आने वाले वक्त कितना भारी होने वाला है पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकियों के लिए, और खास तौर से कश्मीर में बैठे जिहादियों के लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 70 से 75 ऐसे ग्राउंड वर्कर्स हैं जो एक्टिव हैं, और विदेशी जो आतंकी हैं वो भी यहां पर एक्टिव थे। उनके लिए क्या हिसाब होना है, इस पर बड़ी चर्चा शुरू हो चुकी है। रोहिल बशीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी लेते हैं। रोहिल, हम तक अभी जो जानकारी है, दो बातें जरा क्लियर कीजिए। एक तरफ ये खबर आ रही है कि दक्षिण कश्मीर से बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ हो रही है, क्योंकि बिना ग्राउंड वर्कर्स के एक्टिव हुए इस हमले को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। दूसरी बड़ी खबर हम तक आई है कि कुलगाम में भी एक मुठभेड़ हो रही है। दोनों पर क्या ताजा अपडेट्स है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल बहुत बड़ी कायराना हरकत आतंकियों की तरफ से अंजाम दी गई पहलगाम के बैसाखी इलाके में, और उसी इलाके में हम इस वक्त मौजूद है सामने नजर आ रही है, क्योंकि छोटे बच्चों की बात करें या जो महिलाओं की बात करें तो यहाँ उनके झूठे उनकी टोपियां से आई एम सॉरी रोहिल, आपकी ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम है, क्लियर नहीं हुए हैं ऑडियो। मैं चाहूंगी कि दोबारा रोहिल को प्लीज कनेक्ट किया जाए, क्योंकि रोहिल की ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है। एक बार फिर से ब्रेकिंग फ्लैश करिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये बड़ी ब्रेकिंग है। एक तरफ सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है, दूसरी तरफ 7 बजे विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़े बयान दिया जाएगा, और तीसरी तरफ जो हम अभी आपको बता रहे थे कि दक्षिण कश्मीर में बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चल रही है। चौथी तरफ कुलगाम में भी मुठभेड़ शुरू हो चुकी है, मुठभेड़ जारी है, सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, और पहलगाम में खासतौर से 5 किलोमीटर का जो दायरा है वहां पर ज्वाइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। रोहिल बशीर शायद फोन लाइन पर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहिल, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो जो 2 सवाल मैंने आपसे किए थे, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया या हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, क्या अपडेट है इससे रिलेटेड आपके पास? देखिए, जिस तरीके से बहुत बड़ी कायराना हरकत को यहाँ पर कल अंजाम दिया गया है, और ये जानकारी है, और ये भी जानकारी मिल रही है कि जो उनसे भी लगातार किया जा रहा है, ताकि उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। तो फिलहाल दर्जनों ऐसा जो जिनको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। दूसरी बड़ी खबर दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के संगमरग इलाके से आ रही है, जहां पर कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा तलाशी अभियान सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से शुरू किया गया था, और इसमें ये जानकारी मिल रही है कि आतंकी कंट्रैक्टर जो है वो अटैक है, और एक बहुत बड़ी मुद्दा जो है कुलगाम के संगमरग इलाके में शुरू हो गई है, और जानकारी मिल रही है कि 2 से लेकर 3 आतंकवादी इस इलाके में जो मौजूद हो सकते हैं। फिलहाल वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन इसी को चलाया जा रहा है, और वहाँ पर पूरी तरीके से इस मुठभेड़ को जो है सुरक्षा बल की संयुक्त टीम जो है अंजाम दे रही है। लेकिन दूसरी जानब से अगर देखा जाए, जिस तरीके से पहलगाम का जो बैसाखी का इलाका कल से ही लगातार सुर्खियों में नजर आया है, और आज गृहमंत्री ने जिस तरीके से खुद वहाँ पर वहाँ पर हालात का जायजा लिया, उसके बाद कल शाम को उन्होंने बैठक बुलाई, और इस वक्त ये जानकारी मिल रहा है कि कैबिनेट की जो बहुत बड़ी बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर जो है शुरू हो गई है, और ये जानकारी मिल रही है कि अगले 2 घंटों के दौरान कोई बड़ा जो है फैसला इस हवाले से, पहलगाम आतंकी हमले के हवाले से सामने आ सकता है। आप थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि क्या बड़ा निर्णय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सामने आ सकता है। लेकिन अगर पहलगाम के बैसाखी की बात करें तो बड़ी दुखद, बड़ी जो है पहलगाम का जो इलाका है जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया था, ये कहा जा रहा है कि 5 से 6 किलोमीटर का जो दायरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहीं पर ज्वाइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं। क्या उसी दायरे में वो आतंकी छिपे हो सकते हैं, जिस दायरे की बात हो रही है कि वहां से उनका आगे जा पाना मुश्किल है, इसलिए 5 से 6 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है वहां पर ज्वाइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है? मम्मी देखिए, इस की बात करें तो मैं फिर से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि इलाका किस तरीके से पुलिस यहाँ पर मौजूद है। जब मुझे 5 किलोमीटर का दायरा है, तो उसमें सुरक्षा की जो इजाफी नतीज है उसको लगा दिया गया है। हमने देखा ग्राउंड जीरो इस वक्त मौजूद है, जहाँ भारतीय सेना की स्पेशल कार्य कमांडो है, जो कि जंगल वाले इलाके में काफी ज्यादा सारा कमांड होता है, उनके भी देख सकते हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं, और घना जंगल है, ये ऑपरेशन को जंगल वाले इलाके में चलाया जा रहा है, और पूरी तरीके से जो घना जंगल वाला इलाका है, इस इलाके में लगातार इस वक्त जो है
ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और कहीं न कहीं जैसे सुरक्षा बल के जवानों को यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि जो है जमीन पर काफी ज्यादा हरित वाला इलाका है और से जो जंगल का ऊपर वाला इलाका है वहाँ पर काफी ज्यादा बर्फबारी भी यहाँ से नजर आ रही है। तो कहीं न कहीं मुश्किलातों का सामना जो इन कॉलेज का सामना है जरूर इसे भी कोशिश को करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी लगातार इस तरह आपस को यहाँ प्रश्न को अंजाम दे रहे हैं। और ठीक है, आने वाले ठीक है रोहिल, ऑडियो में थोड़ा काफी प्रॉब्लम थी, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आया आप एकदम एग्जैक्टली रोहिल हमें बताते हुए नजर आए हैं कि ये जो पूरा एरिया है जंगल का एरिया है, सेफ पैसेज जरूर माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से जॉइंट कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, जो खास दायरा है कि कहाँ कहाँ जाया जा सकता है, सीमाएं जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई है वहां पर खास तौर से सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर की पुलिस की तरफ से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। थैंक यू सो मच रोहिल, हम दोबारा आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे बिकॉज ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अब आइए सीधे अपने गेस्ट पैनल के पास चलते हैं। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से मृत्युंजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कश्मीरी पंडित राहुल कौल साहब है, साथ ही साथ हमारे साथ कश्मीरी पंडित रविंद्र पंडिता जी हैं, हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट शिवदान सिंह जी हैं और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं शुरुआत मृत्युंजय जी आज आपसे करना चाहती हूँ क्योंकि आपसे ही बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, सरकार से ही बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। सीसीएस की बैठक स्टार्ट हो चुकी है और अब ये कहा जा रहा है, ये माना भी जा रहा है कि पहलगाम के पापियों का हिसाब बहुत जल्द होगा, क्योंकि उरी का हिसाब 10 दिन में ले लिया गया था, पुलवामा में हमने 12 दिन का इंतजार किया था। इस बार कितना इंतजार करेंगे? और इस बार तो चैलेंज डबल है क्योंकि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो कश्मीर में बैठे हुए स्लीपर सेल्स हैं, जो ग्राउंड वर्कर्स हैं, जिसके बारे में कल हमने देर रात तक, राहुल कौल साहब हमारे साथ बहुत देर तक जुड़े हुए थे, उन्होंने भी कहा कि पहले तो उन नासूर को खत्म करने की जरूरत है। तो आपके पास डबल चैलेंज है, हाउ वुड यू डू इट? बाबरी जी, मुझे लगता है आपने जो प्रश्न पूछा और उसी में एक तरह से जवाब भी आपने दिया है। अब देखिए, विश्वास ये पूरे देश का कि जब कभी भी ऐसी कोई घटना बीच में हुई है, चाहे वो उरी के समय हुई, चाहे वो पुलवामा के समय हुई, हमें इतना विश्वास है कि एक्शन होने जा रहा है। इसीलिए किसी को कोई दोमत नहीं, हमारे पूरे देश के किसी भी नागरिक को। उरी के बाद हमने एलओसी के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, पुलवामा के बाद हमने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, और उसके बाद जब हमारा वहां पे एक फाइटर पायलट हमारे वहां पे फंस जाते हैं, आपने देखा किस प्रकार से 24 घंटे में पाकिस्तान उन्हें छोड़ देता है। इस बार भी कुछ अलग नहीं होने जा रहा है लालजी जी। ये जो आतंकवादी घटना हुई है, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। पिछले 6 वर्षों में हमने देखा एक प्रकार से थोड़ी शांति व्यवस्था वहां बहाल हो गई थी जब से 370 हटा था। उसके बाद से हमने देखा था कि बहुत हद तक लॉ एंड ऑर्डर। सर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन कल भी हमने देर रात तक यही बात की, आप लोगों को ये शांति नजर आती है। 14 राज्य, 27 घर, आप सोचिए जब शव पहुंचे हैं वहां पर क्या हालत थी। देख नहीं पा रहे थे, कोई भी नहीं देख पा रहा है उन तस्वीरों को, और आप कह रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है। ये बात समझ में नहीं आ रही। ये कैसे आप लोग कह देते हैं बड़े इजली कि कुछ सब कुछ बदल गया, कुछ नहीं हो रहा है। अगर सब बदल गया था तो ये होता ही नहीं ना, ये होना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था लावली जी, कोई इस बात से इनकार नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूं पिछले 6 वर्षों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब से 370 बहाल हुआ उसके बाद ये घटना हुई है, जितनी भी निंदा की जाए कम है। और ये घटना जब हुई है तो इसके जो भी गुनाहगार, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, हमारी सरकार पर हमें बहुत विश्वास है और देश के हर एक व्यक्ति को विश्वास है। हमें पता है कल रात भी दो टेररिस्ट है वो मारे जा चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ उन टेररिस्ट तक नहीं रुकेगा जिन्होंने इस एक्शन को अंजाम दिया है। ये एक्चुअली वहां तक जाएगा जो इनके स्लीपर सेल्स हैं और जो सरकार इनको शह दे रही है वहां तक जाएगा। और लावनी जी, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपने खुद कहा कि पिछले दोनों अटैक्स के बाद 10 दिन और 12 दिन का समय लगा था। आप बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आपको दिख जाएगा कि जो एक्शन हुआ है उसका रिटेलिएशन उससे भी कहीं ज्यादा दर्दनाक और भयानक होगा, और पाकिस्तान इसे याद रखेगा। पाकिस्तान इसे याद रखेगा। राहुल कौल जी, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि कल भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि कल भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो लीडर्स हैं, या ये सब चीज़ ओपन है, ओपन पेज इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ही होता है। लेकिन जिस चैप्टर पर काम करने की ज़रूरत है वो चैप्टर है कि जो पाकिस्तान परस्ती में पल रहे आस्तीन के सांप हैं उन तक पहुँचिए। उन तक पहुँच जाएंगे तो शायद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन तक पहुँच जाएंगे, उनका खात्मा हो जाएगा, तो आज बैठकर हम इस विषय पर तो कम से कम डिबेट करते हुए नजर नहीं आएंगे। राहुल कौल साहब। लावनी जी, देखिए, जो ग्लोबल पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं जो बीजेपी के वक्ता ने अभी कहा,
उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता कि वो पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे और कैसे उसकी पोजीशनिंग रहेगी और हम कैसे हमला करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन मैं इस चीज पे जरूर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो कश्मीर के अंदर हो रहा है, जो पिछले, मैं ज्यादा दूर ना जाके पिछले 35 वर्षों से ही देखूं तो, और खास तौर पे 2019 के बाद जब धारा 370 ध्वस्त हुई थी, उसके बाद ये बहुत ही एक अभूतपूर्व कदम था और सबने इसकी सराहना की थी। लेकिन उसके बाद कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं लिया गया जहां पर ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड वर्कर्स जो हैं, जो इस जिहाद को सपोर्ट करते हैं, उनकी कमर और नकेल कैसे तोड़ी गई। हम लोगों ने एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की कि हम टूरिज्म से टेररिज्म को हराएंगे, और जबकि ये उसका उत्तर नहीं था। कश्मीर का इकोसिस्टम, कश्मीर का जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ये लोग सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि ये पूरी तरह से जिहादी मानसिकता से ग्रस्त है। आप जब तक इस जिहादी मानसिकता पे आप आहार नहीं करेंगे, अब उसके लिए करने की क्या जरूरत है। देखिए, हम पिछले 35 सालों से चिल्ला चिल्ला के कश्मीर का हिंदू इस बात को दोहरा रहा है कि कश्मीर के अंदर जिस तरह का ये एक वृक्ष है, ये जिहादी वृक्ष है, इसको सींचा जा रहा है, इसकी टहनियां पूरे देश भर में व्याप्त होंगी और उसकी हम अभी देख ही रहे हैं कहां कहां पे क्या हो रहा है। लेकिन हुआ क्या कि किसी भी तरह की तुष्टीकरण भी मैं कह सकता हूं कि एक तुष्टीकरण की राजनीति है, क्योंकि लोकसभा के जब इलेक्शंस हुए, किसी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार तक खड़ा नहीं किया और हमें कश्मीरी हिंदुओं को कहा गया कि वोट देने के लिए आप वहां पर वोट दीजिए। लेकिन सवाल ये आता है कि आज मैं अगर अपने ही देश में 35 साल से रिफ्यूजी हूं और इसके लिए एक मांग कर रहा हूं कि देश के उन तत्वों को जो मेरे जिहाद के, मेरे जेनोसाइड के, मेरे जातीय विध्वंस के जिम्मेदार हैं, उन पे आप आघात प्रहार करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। और जब तक आप इस हिंदू मूल जगह है, यहाँ पर हिंदुओं को वापस रिहेबिलिटेट नहीं करते उनकी भू आकांक्षाओं से, तब तक आप जिहाद को पीछे नहीं धकेल सकते। आपको इस बात को समझना होगा, क्योंकि देश भर के अंदर जिस तरह की जिहादी प्रतिक्रिया चल रही है, वो जानते हैं कि कश्मीर के अंदर जैसे 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को खदेड़ के बाहर निकाला गया और किसी भी तरह की सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया, तो ये वाला पैटर्न, ये वाली प्रोसेस और इस तरह के कैरेक्टर को हम पूरे देश में दोहरा सकते हैं। तो समय है कि इनका जवाब देना। बिल्कुल आपने सही कहा, दोहरा सकते हैं और ये बार बार पैटर्न सामने आ रहा है। रविंद्र पंडिता जी, राहुल कौल जी जो कह रहे हैं, आप उस बात से सहमत है? क्योंकि इकोसिस्टम में ही अगर गजवाए हिंद यही बेस तैयार किया जाता रहे और अगर जिहाद का कीड़ा ही उसको ही सीधे सीधे रेशम का कीड़ा मान के उसको ही बढ़ाया जाता रहेगा, तो फिर ये तस्वीरें तो सामने आनी ही थी और आती रहेंगी। ऐसे ही हिंदू मरता रहेगा, ऐसे ही आप आवाज उठाते रहिएगी कि भाई कश्मीरी पंडित कब वापस जाएंगे। देखिए, कश्मीर की परिस्थिति थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी स्टेट से। यहाँ पे 1947 से जो इकोसिस्टम बना है उसको हम आज तक भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ 370 हटाए ना हटाए, 370 हटाने की जो है इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी जीत, हमारी नेशनल लेवल पे बहुत बड़ी जीत, पर ग्राउंड परिस्थिति यही रही कि एक भी घर नहीं वापस बसा, एक भी कश्मीरी पंडित वापस नहीं दिया। तो 370 5 सेकंड के लिए आपको, सिर्फ 5 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूं। एक तस्वीर आ रही है, बस 5 सेकंड के लिए फुल स्क्रीन लीजिए तस्वीर को। चंडीगढ़ से तस्वीरें आ रही है जब भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर, न केवल भारतीय जनता पार्टी, अगर आप देखें तो पूरे देश में ही ऐसा ही लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है और इस जिहादी इस्लामिक आतंक का खात्मा कैसे हो, इसका हिसाब कैसे लिया जाए, कब लिया जाए, इसे लेकर लगातार आवाज बुलंद हो रही है कि बदला चाहिए और बदला ऐसा होना चाहिए कि इस आतंकी हमले में जो भी संलिप्त हैं, वो चाहे पाकिस्तान में बैठे हो या फिर हिंदुस्तान के आस्तीन के सांप हो, ऐसा बदला लो कि इनकी पीढ़ियां याद रखे। चलिए इन्हीं तस्वीरों के साथ रविंद्र पंडिता जी को ले लीजिए, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए प्लीज सर। मैं इकोसिस्टम पे आ रहा था कि राहुल जी ने जो बताया तो शायद सबको पता है, और इस पैनल में मैं ही वाहिद एक आदमी हूँ मुझे लगता है जिसने LOC देखी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है LOC का पॉइंट। ये ऐसी एक रेखा है कि जो खुली पड़ी हुई है, जहां से ये इन्फिल्ट्रेटर आ रहे हैं। जैसे ही बर्फ पिघलनी शुरू हुई और ज्यादा घटनाएं घटेंगी। घाटी में क्या है कि 10% लोग जो हैं वो बिल्कुल मिलिटेंसी के साथ है, इंक्लूडिंग ओवरग्राउंड वर्कर्स। जब तक इन्फिल्ट्रेटर कैसे पहले आया, ये इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस फेलियर को मानते हुए वो अंदर घुसा। वो कहीं तो बैठता होगा ना जी, कहीं तो खाना खा रहा है, कहीं गुफा में एक दिन गुजार के किसी के घर में दूसरे दिन जाता है, फिर वो बदल के तीसरे घर में जाता है। जब तक लोकल सपोर्ट भी नहीं है उसको, तब तक तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर कैसे वो प्लेन्स में आया, ये जो पर्यटन स्थल है इस पे कहाँ तक पहुंच गया, जबकि वहां पे हर एक पैरामिलिट्री सिक्योरिटी फोर्स है।
तो शुरुआत ये हो रही है एलओसी से। एलओसी जब तक आप बंद नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान का डॉक्ट्रिन जो है, चाहे आसिम मुनीर दोहरा रहा है, चाहे आप ऑपरेशन टोपैक ले लीजिए, जियाउल हक का 2000 कट्स टू इंडिया, ये चलता ही रहेगा। और इसमें जो जिहाद का एलिमेंट है, जैसे ये चुन चुन के कल आपने देखा हिंदुओं को मारा, पर आप ये भी भूल रहे हैं साथ में, जब जब कोई भी राष्ट्रपति अमेरिका का, उपराष्ट्रपति जब भी होता है, आप 1998 जाइए, वंदामा मैसकर नहीं हुआ, जबरदस्त हुआ जी, सभी कश्मीरी पंडितों को मारा जी, 20-25 कश्मीरी पंडितों को, बिकॉज यूएस प्रेसिडेंट इज कमिंग। नंबर 2, 2000 में आपने जो है छठी सिंहपुरा का मैसकर देखा, सिखों को मारा जी, क्योंकि क्लिंटन आया। अब आपको पता नहीं है इंटेलिजेंस फेलियर ये है कि आज जेडी वांस यहाँ पे, और इन्होंने दिखाना है इन बौखलाहट में, इन आतंकवादियों ने जो पाकिस्तान की शह पे वहां है, उन्होंने दिखाना है वर्ल्ड को कि कश्मीर इज अ डिस्टर्ब्ड स्टेट। ये इंटेलिजेंस फेलियर क्लियर दिख रहा है। ठीक है, ग्लोबल मैसेज देना है। ठीक है, मैं इसी बात को जल्दी एक कमेंट जरा सबसे ले लेती हूँ। शिवदान जी, हाँ 10 सेकंड सर प्लीज। हाँ 10 सेकंड, हाँ जी, एक बात और बोलिए। अब जो ये मोमबत्ती वाले निकल रहे हैं ना, मोमबत्तियां लेके, इनको अब मोमबत्तियां छोड़नी पड़ेंगी, ये भी बहुत हो गया। ये सोशल टास्क फोर्स बने, अगर चाहते हैं कि अमन आए कश्मीर में, वो वहां पे गांव में जाए, जंगल में जाए ये मोमबत्ती वाले, और इंटेलिजेंस को सवाल तो ये भी है ना कि ये मोमबत्ती वाले सचमुच दिल से मोमबत्ती लेकर निकल रहे हैं या सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं, ये भी तय करना होगा। तय तो हमें ही करना होगा। बिल्कुल, जो सोशल टास्क फोर्स बन के उधर गांव में, पहलगाम के जंगल में जाए, बिल्कुल, उधर इंटेलिजेंस को खबर दें शिवदान जी। ओके, शिवदान सिंह जी, क्या जिस तरीके से ये बातें सारी आ रही हैं, क्या वाकई इस हमले को रोका जा सकता था? क्या ऐसा रोका जा सकता था जिस तरह से यहाँ पर हमला हुआ, धर्म पूछकर मार देना, कलमा नहीं पढ़ा तो कलमा पढ़ाते हुए मार देना, ट्राउजर्स उतरा के चेक कराना, यानी जिस तरह से धर्म के नाम पर हिंदू टारगेट किलिंग, रोका जा सकता था इसे? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी भारत के अंदर मुस्लिम संबंधी कोई कानून बनाया जाएगा उनकी बेहतरी के लिए, तब ही पाकिस्तान भारत के मुसलमानों को एक्साइट करेगा और उनके अंदर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करेगा। आपको याद है नागरिकता संशोधन कानून के समय शाहीबाग में जो धरना प्रदर्शन हुआ था, पूरी पाकिस्तान की आईएसआई की थी, और उन्होंने बबर खालसा इत्यादि ग्रुप्स को भी उसमें इन्वॉल्व कर लिया था। इसलिए पूरा जो धरना प्रदर्शन पूरे 6-8 महीने चला, और जब उसका खत्म हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में उस वक्त दंगे कराए गए, जिससे कि भारत की जो इमेज है पूरे विश्व पटल पर गलत तरीके से पेश हो। इसी प्रकार से इस वक्त भारत में वक्फ बोर्ड कानून का जो संशोधन हुआ है, उससे भी वो मुसलमानों में सांप्रदायिक भावना बढ़ाना चाहते हैं। इसके साथ ही मैं रविंद्र पंडिता जी से भी इत्तेफाक रखता हूं। उन्होंने कहा है कि जो ये ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं वहां पर, या स्लीपिंग एजेंट हैं, वो अभी तक पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। मैं एज ए फौजी बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के ऑपरेशन में 2 पार्ट होते हैं। एक तो जो जाकर के ग्राउंड पर फायरिंग करते हैं या अटैक करते हैं, उसके साथ दूसरा पार्ट होता है जिनको सपोर्ट करने वाले होते हैं। इसमें ठीक है, फायरिंग करने वालों के पीछे सिक्योरिटी एजेंसी लगी हुई है, मगर जो वहां पर ग्राउंड पर जिन्होंने उनको सपोर्ट प्रोवाइड की है, जिन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन उनको दी है, उनको खाने पीने का इंतजाम किया है, रहने का इंतजाम किया है, छुपने का इंतजाम किया है, उनके साथ भी उतनी ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जितनी आतंकवादियों के खिलाफ हो रही है। यही तो तय करना है शिवदान जी। आपने कहा ना भारत का मुसलमान, ये भारत का मुसलमान, अगर भारत का मुसलमान है तो ये नहीं करेगा, लेकिन अगर वो भारत में रहकर पाकिस्तान का मुसलमान है तो ये जरूर करेगा। आपने कहा भारत के मुसलमानों को भड़काया जाता है, तो अगर भारत के मुसलमान है तो फिर वो बच्चे थोड़ी हैं, जिस देश में रहते हैं उस देश का गुणगान करें, उस देश के साथ अपनी पूरी लॉयल्टी, पूरी जिम्मेदारी निभाएं। ये तो भारत के मुसलमान को तय करना है ना। हमें तो यहाँ पे अभी पहचान करनी पड़ेगी भारत का मुसलमान कौन। मैं बहुत ये तीखा प्रश्न है। बहुत सारे लोगों को जो सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करते हैं उनको ये प्रश्न बहुत अटपटा सा लगता है, लेकिन ये सत्य है, भारत का मुसलमान कौन, यही तो तय करना है। जवाब देता हूं उसका। हाँ जी, देखिए, आजकल के जमाने में मैं ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तान ने भारत से 4 युद्ध हारे हैं, 47, 65, 71 और 98। अब पाकिस्तान को पूरा विश्वास हो गया है कि वो हमारे आमने सामने का युद्ध नहीं जीत सकता। इसलिए वो क्या करता है, एक हमारे आर्मी में एक नया टर्म निकला, प्रॉक्सी वार, परोक्ष युद्ध। परोक्ष युद्ध में देश के अंदर सामाजिक सामरस्यता जो है उसको बर्बाद किया जाता है, सांप्रदायिकता फैलाई जाती है,
आर्थिक ठिकानों पर हमला किया जाता है और भारत देश के आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा किया जाता है। इस प्रकार से सर इसी की तो बात हो रही है ना, इसी बात को तो अभी राहुल कौलजी, रविंद्र पंडिता जी कह रहे थे ना, पाकिस्तान दुश्मन है, खुला दुश्मन है, सामने दिख रहा है। सर ये खुली किताब है, पाकिस्तान कभी दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान परस्त जिहादी जो कश्मीर में बैठे हुए हैं, जो जिहादी बैठे हैं, जो हमारे बीच में, जो हो सकता है उनमें से जो आंसू बहा रहे हैं उनके घड़ियाली आंसू, इनमें से होंगे कुछ वैसे भी, इनको ढूंढना, इनको पकड़कर खत्म करना ये जरूरी है। मैं जल्दी से रमेश ठाकुर जी का भी एक कमेंट ले लेती हूँ, शिवदान जी आऊंगी आपके पास दोबारा, लेकिन रमेश जी देखिए ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये उबाल ये पहले भी हुआ था, जब कभी भी ऐसे हमले हुए यही गुस्सा, यही आक्रोश है, लेकिन ये गुस्सा आक्रोश अब इस बार इसलिए है क्योंकि अंतिम प्रहार कैसा हो, किसको सबसे पहले पकड़ा जाए, कहां से उस पॉइंट को पकड़ा जाए जिससे हम कह सके कि कश्मीर में सब कुछ बदल गया, हिंदू भी सुरक्षित, और ये जो दुखद घटना हुई अब उसके आगे हम कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। रमेश ठाकुर जी। देखिए लावनी जी, सच्चाई तो ये है, हम लोग के नाव पर आक्रोश ही दिखाते हैं, अल्टीमेटली काम करना है हमारी एजेंसियों को, सरकार को, केंद्र को, स्टेट को, वो जो मुझे लग रहा हो नहीं पा रहा है। पहली बात, दो चीजें यहाँ पे बहुत बेहतरीन निकल के आई। शिवदान सिंह ने कहा कि जब जब हिंदुस्तान में कोई मुसलमानों के खिलाफ या अल्पसंख्यकों के खिलाफ कानून बना है या उसमें छेड़खानी की गई है, अमेंडमेंट हुआ है, उसके बाद ये चीजें पाकिस्तान की तरफ से हुई है, ये 100% सत्य है। और फिर दूसरी बात रविंद्र जी ने कही, जो उन्होंने ग्राउंड की रियलिटी यहाँ पे बताई है कि वहां के जो ऑर्डर के इलाके हैं वो तत्काल प्रभाव से बंद करने चाहिए, ये सरकार नहीं कर रही है, उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। अब बात आ जाते हैं जो ये इंसिडेंट हुआ है वो हुआ क्यों और इसको रोका, जैसे आपने अपने वक्तव्य में कहा कि एक अंतिम परिहार करना पड़ेगा। मुझे लग रहा पुलवामा जब हुआ था तो मैं आपके साथ ही शो कर रहा था उस समय, जब हम लोग इस पे कर रहे थे, यही बातें हो रही थी कि ये अंतिम प्रहार है। अब उसके बाद से जब कमान नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आती है और अमित शाह जी जब गृह मंत्री बनते हैं, तो तब से लेके अब तक उनके 286 ऐसे बयानात आ चुके हैं 370 के बाद। उसमें सड़क भी है, संसद भी है, और पार्लियामेंट से लेके आपके जितने भी पॉलिटिकल जो कैंपेन हुए उसमें ये कहा है कि वहां स्थिति बिल्कुल माकूल हो गई है, कोई भी जा सकता है, आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, खत्म हो गई है। उसके बाद हम आप लोगों ने विश्वास करा, हम आप लोग वहां जाना स्टार्ट कर दिया। अब वहां जब जा रहे हैं, हमारी जाने जा रही हैं, तो इसके अल्टीमेट जिम्मेदार सरकार बनती है, उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो निर्जलता इसके घटना के बाद दिखाई जा रही है। अभी आप देखिएगा, इस समय पुलवामा में पूरे घाटी में 40,000 जो आंकड़ा निकल के आया है, जो एक पर्यटक वहां पे, वो पहले तो गए अपना टिकट वगैरह कराने की, हम 5 दिन के लिए जा रहे हैं, 8 दिन के लिए जा रहे हैं, फिर वापसी आएंगे। लेकिन घटना के बाद वो कैंसिल हो गई है, 1 लाख टिकट बैक टू बैक कैंसिल हुई है। हमने सुबह ही इस चीज को ब्रेक किया था कि लगातार अब लोग कैंसिल कर रहे हैं, और कैंसिल के बाद में जो लोग तत्काल आना चाह रहे हैं, एयरलाइंस कंपनियों में देखिए तिगना रेट कर दिया गया है। वो कहते हैं ना आपदा अफसर किस तरीके से खोजते हैं लोग, 3 गुना 4 गुना एयरलाइंस जो कंपनियों ने अपनी टिकट को बढ़ा दिया। जो कुंभ में हम लोगों ने देखा था, जो दिल्ली से जो कुंभ का जो ऐसे लोगों को भी जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, जो इस तरीके की तस्वीरों में भी अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगते हैं, उनको खिलाफ भी एक्शन की जरूरत है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जरा जल्दी से पहले ब्रेकिंग न्यूज ले लेते हैं। कुलगाम के तंगमर्ग में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा है। टीआरएफ कमांडर को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। ये वही टीआरएफ है, द रेजिस्टेंट फ्रंट, जिसने इस जिहादी आतंकी घटना को अंजाम दिया था। पहलगाम के आतंकियों के घेरे जाने की ये खबर आ रही है, उन्हें घेर लिया गया है। कुलगाम के तंगमर्ग में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा है, टीआरएफ कमांडर को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है, और बहुत जल्द मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुठभेड़ जारी है, पहलगाम के आतंकियों को घेरे जाने की इस वक्त सूचना आ रही है। बहुत बड़ी और अहम जानकारी, क्योंकि टीआरएफ का कमांडर जो इसमें शामिल था उसे घेर लिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण, रमेश ठाकुर जी, अभी आपने कहा कि जो स्टेटमेंट्स आते हैं, तो स्टेटमेंट सारी की सारी जिम्मेदारी निश्चित रूप से अकाउंटेबिलिटी सरकार की बनती है, सरकार से पूछा भी जाना चाहिए, लेकिन कुछ अकाउंटेबिलिटी तो विपक्ष की भी बनती है ना। आप देख रहे हैं ना कि कैसे स्टेटमेंट आ रहे हैं।
रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कुछ कहा, ये देखा ना आपने। हालांकि मैं इस डिबेट को कहीं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी जब स्टेटमेंट की बात आई है तो जिम्मेदारी तो सभी की होती है, कलेक्टिव जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मिसिंग है सर। देखिए मुझे लग रहा बिल्कुल आपने ईमानदारी से कहा। देखो इस समय राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार में बैठा व्यक्ति हो, उनको नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस समय सबको एकजुट होके एक मंच पे आके ऐसे जो मसले होते हैं उनकी भर्त्सना करनी चाहिए और करना चाहिए। मुझे लग रहा है सरकार को इस समय एक बुलाना चाहिए और जिस तरीके से बयानात वगैरह दूसरे पार्टियों से आ रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप भी सरकारों में रहे, आपका भी बड़ा अनुभव रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए, ये जो नए सिरे का जो आतंकवाद फैला उसको खत्म कैसे करना चाहिए। अब देखो नए सिरे की जहां तक बात है, ये जो आतंकवाद है, अब वहां के जो मिलिटेंट हैं और वहां पे जितने भी फोर्सेस हमारी लगी हुई हैं, वो यदा कदा ये हमेशा आरोप लगाते हैं कि जो लोकल लोग हैं उनका सपोर्ट उनको नहीं मिल पा रहा है। और स्लीपर सेल जिस तरीके से वहां पे हर गली मोहल्ले गांव में घुसे पड़े हैं, उनको निकालना, उसको आइडेंटिफाई करना, उनकी पहचान करना, ये सबसे बड़ी चुनौती, ये सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन हो गई है। और एक जी चलिए, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सीधे मृत्युंजय जी आपके पास आ रही हूँ। आपने देखा, देखिए एक बात तो तय है कि आप लोगों से ही सरकार की, मैंने कहा ना कि बार बार अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए आपसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन एक बात और है, लोग ये भी कह रहे हैं कि वो नाम पूछकर, तो देखिए वो कहते हैं ना, नाम पूछकर उन्होंने गोली मारी है, तो फिर तय तो अब हमें ही करना पड़ेगा कि कौन अपना कौन पराया है। अभी अभी जैसे भारत के मुसलमान, ये बात कही जा रही थी, अरे भारत का मुसलमान अगर है तो फिर भारत के प्रति उसकी वफादारी होनी चाहिए, भारत के हिंदुओं के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। भारत के इन कश्मीरी हिंदुओं के प्रति होनी चाहिए, रविंद्र पंडिता के प्रति होनी चाहिए, राहुल कौल जी के प्रति होनी चाहिए, जो नजर नहीं आती है। लावनी जी, दो चीजें हैं। एक तो आप जितनी बार ये पूछेंगे मैं जरूर कहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और इससे ना हम पीछे हटेंगे ना इसमें कोई कोताही बरतेंगे, पहला। दूसरा, आपने कहा कि धर्म पूछकर गोली मारी गई है, जो एक फैक्ट है। और आप देख रहे होंगे, कल से ट्विटर पर मैं देख रहा हूं, जब ये बात को रखी जा रही है तो बहुत सारे विपक्ष के नेता या ऐसे लोग उसको बोल रहे हैं कि आप उसको धार्मिक मत बनाइए, आप इसको हिंदू मुस्लिम मत करिए। इनफैक्ट अखिलेश यादव ने जो एक वीडियो पोस्ट किया, नहीं क्यों नहीं, यही तो सवाल है कि क्यों नहीं किया जाना। यहाँ तो धर्म पूछ कर ही तो गोली मारी है यहाँ पर। हाँ, इनफैक्ट अखिलेश यादव ने जो वीडियो पोस्ट किया वो एडिटेड वीडियो, सिर्फ आधी वीडियो उन्होंने पोस्ट की। जिस पॉइंट पे वो लड़की बोल रही होती है कि उन्होंने धर्म पूछी और फिर गोली मारी, उस पॉइंट को काट दिया गया अखिलेश यादव। और आप जितने दिन के बयान देखेंगे ये सब इसको इस तरह से बताने में लगे हैं कि जैसे किसी भी नॉर्मल भारतीय को मारा गया, जबकि नहीं, सिर्फ भारतीय होने पे नहीं मारा गया, भारतीय हिंदू होने पे मारा गया। ये एक फैक्ट है और इस फैक्ट को बोलने में किसी प्रकार की कोई सांप्रदायिकता ही नहीं है, ये फैक्ट है। कोई भी सेकुलरिज्म हमें मना नहीं करता फैक्ट्स को रखने के लिए, पहली बात। दूसरा, आपने कहा कि विपक्ष और सबको एक हो जाना चाहिए, हम भी यही चाहते हैं लाभ लीजिए, लेकिन नहीं होता ये अक्सर। और आप देख लीजिए, इनफैक्ट पिछली बारी जब उरी के बाद यूके में सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे तो आपको ध्यान है क्या हुआ होगा, पूरा विपक्ष एक साथ आके नहीं हम तो मानते ही नहीं कि कुछ हुआ है, आप प्रूफ दीजिए, उसका वीडियो दिखाइए, और ये चालू हो गया था। दूसरा, एक हमारे साथी भी कह रहे थे कि जब भी कोई ऐसा कानून बनेगा जो मुस्लिमों के पक्ष में, उसके बाद ऐसा होता है। ना सिर्फ मुस्लिम समाज ये करता है, इनफैक्ट आप देखिए जो देश के सबसे प्रतिष्ठित पार्टीज है उनके सीनियर नेता है राशिद अल्वी साहब ने क्या कहा वक्त मिलाने के बाद कि एक्शन है तो एक्शन का रिएक्शन तो मुर्शिदाबाद में होगा ही, उसको जस्टिफाई करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हमारे बीच है लावनी जी, सबसे पहले हमारे बीच वो लोग हैं जो इनको तो यही बात तो पूछा, यही बात तो राहुल कौल जी और यही बात तो रविंद्र पंडिता जी कह रहे हैं ना कि हमारे बीच के जो आस्तीन के साथ हैं वो कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, उनके खिलाफ फिर हम कब एक्शन लेंगे? कब तक हम ये डाइल्यूटेड वर्जन देते रहेंगे? सहने की भी एक सीमा होगी ना। राहुल जी, अभी भी आपको लगता है कि क्या इस तरीके की जो बातें आ रही हैं सामने की, नहीं भाई अब तो बिल्कुल सीधे तरीके से एक सीधा अटैक करेंगे, हो पाएगा क्या लगता है आपको? पाकिस्तान को से तो हम बदला ले लेंगे, सेना पर पूरा भरोसा है हमें, और अब मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि बहुत जल्द ये हिसाब ले लिया जाएगा। लेकिन अंदर बैठे लोगों के लिए, जिनके बारे में आप लोग बार बार आवाज उठा रहे हैं, जिनके लिए आप लोग बार बार कह रहे हैं, लावनी जी, इस पे कोई दो राय नहीं है कि जो अभी आगे का हमारी सरकार का जो मुंह तोड़ जवाब होगा वो बहुत ही दृढ़ होगा और उसका खामियाजा पाकिस्तान भुगतेगा। लेकिन सबसे पहले
जब भी इंसिडेंट्स होते हैं, जब इस तरह के कोई नतीजे घटनाएं होती हैं, उसके ऊपर हम सिर्फ घटना के ऊपर उस दिन बात करते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न हमारे भाजपा जी के प्रवक्ता से ये है कि 1947 से हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान 1947 में बना। उसके पहले कश्मीरी हिंदू समाज का धर्म के नाम पे 6 पलायन हो चुके थे, 90 में उनका 7वां पलायन था। ये धर्म के पलायन जिसको हम रिलीजियस क्लींजिंग बोलते हैं, उसके लिए आज क्या हमारी सरकार पार्लियामेंट के अंदर कहीं पर कश्मीरी हिंदू समाज को धर्म के नाम पे बाहर खदेड़ा गया, इसको मान्यता देती है? अगर वो देती है तो फिर हमको माइग्रेंट करके क्यों बुलाया जाता है? हम अपने विलफुली तो कश्मीर से बाहर निकले नहीं। मैं आपको कोर मुद्दों की बात कर रहा हूं जिसके ऊपर सोल्यूशन ढूंढना जरूरी है अगर आप जिहाद को पीछे धकेलना चाहते हैं। हम माइग्रेंट नहीं, हम रिफ्यूजी हैं अपने ही देश में। शरणार्थी होना इससे ज्यादा पीड़ादायक कुछ नहीं हो सकता। हाँ मृत्युंजय जी, आप इसे सवाल इसका जवाब में लेना चाहूंगी जो राउंड कॉल जो एक लाइन और बोलना चाहता हूं मैं, जो सबको जानना बहुत जरूरी है। 1948 में जेनोसाइड कन्वेंशन के अंदर भारत वाज द सिग्नेटरी ऑफ जेनोसाइड कन्वेंशन और 59 के अंदर पार्लियामेंट में जेनोसाइड लॉज को रेटिफाई किया गया। हमारी सरकार से मांग थी कि हम जेनोसाइड विक्टिम्स हैं, हमारा जातीय विध्वंस हुआ है, आप इस जेनोसाइड लॉज को पूरे देश में ये लागू कीजिए, पूरी स्टेट्स में लागू कीजिए, ताकि कोई भी समाज किसी के साथ भी अगर किसी तरह की जेनोसाइड की घटना करता है उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज की डेट में ये चीज अभी भी पेंडिंग है। बिल्कुल, क्या हमारे जेनोसाइड आज तक ऐसा नहीं हो पाया। कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड, ये प्रूफ मांग लिया जाता है कि जेनोसाइड का है, क्योंकि कहीं मेंशन ही नहीं, एस्टैब्लिश ही नहीं किया गया। तो हम तो फिर ये जो कल हुआ है वो भी एक जेनोसाइड ही है। मृत्युंजय जी। जी लावनी जी, मैं सबसे पहले अपने राहुल कौल भाई साहब जो बात बोल रहे हैं मैं उससे वाकिफ रखता हूँ। मैं उनके दर्द को शायद समझ नहीं सकता हूँ, लेकिन ये जरूर मानता हूँ कि जो शायद कश्मीरी पंडितों के साथ हमारे देश में हुआ है उससे ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जो जस्टिस मिलना चाहिए था वो जस्टिस उनको मिल गया है। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि 2014 के बाद कम से कम उस अप्रोच में अंतर आया लावनी जी, वो आपको मानना पड़ेगा। कभी भी हमने 370 रिवोक करने की बात नहीं करी आजादी से लेकर अब तक। 370 रिवोक किसने किया? घाटी में एक प्रकार से वहां को एडमिनिस्टर करके शांति बहाली के लिए, अब ठीक है नहीं अभी तक नहीं हुई है, अब ये भी मानेंगे, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल के लिए, जो भी कम से कम बातचीत शुरू हुई कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाया जाए। मैं मानता हूं कि जितनी संख्या में होंगे वो नहीं आया, हो सकता है कुछ एक सैकड़ों आए हैं, कुछ एक भी पहुंचा है, संख्या ही नहीं है अभी तक संख्या भी नहीं है सर। आप क्या बात कर रहे हैं? लावनी जी सुन लीजिए मेरी बात। हाँ। मैं वही बोल रहा हूँ, अप्रोच का डिफरेंस है पिछली सरकार और इस सरकार में। अगर कोई भी, और इनफैक्ट सब ये बात को मानेंगे, अगर कोई भी सरकार आज तक सबसे ज्यादा सिंपैथेटिक रही है इस पूरे कॉज के लिए तो ये सरकार है। मैं रिजल्ट्स पे नहीं जा रहा हूँ, रिजल्ट्स हो सकता है अभी नहीं आए हो, आएंगे रिजल्ट्स, लेकिन सबसे ज्यादा सिंपैथेटिक और कश्मीर को सॉल्व करने के लिए अगर सबसे ज्यादा कृत संकल्पित कोई सरकार रही तो हमारी सरकार सवाल यही है कि रिजल्ट शुड कम एज सून एज पॉसिबल। अब बस बहुत हो चुका है। 30 सेकंड्स लास्ट कमेंट प्लीज रविंद्र पंडिता जी। आप देखिए मृत्युंजय जी बार बार कह रहे हैं, कल भी हमारे साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े थे वो बार बार प्रॉमिसेस कर रहे हैं कि आप लोग निश्चिंत रहिए, सारी चीजें बदल जाएंगी, भरोसा कर लीजिए, वो ये कहते हैं। लावनी जी थोड़ा सा समय दीजिए जरा मुझे। सर मैं समय ऑलरेडी 2 मिनट बढ़ा चुकी हूँ, चलिए मैं आपको दे देती हूँ 1 मिनट, उसके बाद प्लीज समाप्त करेंगे जी जल्दी से। लेकिन हाँ। मैं 2006 से घाटी जा रहा हूँ, लगातार अकेले रह रहा हूँ। अब भी आपका लेटेस्ट 15वां टेम्पल LOC नियंत्रण रेखा के ऊपर शारदा टेम्पल में 15 दिन अकेले बैठ के रहा हूँ। अब मैं कश्मीरी पंडित को तसल्ली होगी हर एक सरकार से, जिस प्रकार से हम 6 बार पलायन हमारा पीछे हुआ, ये 7वां 1990 का, 6 बार हम वापस आए हैं घाटी में धकेलने के बावजूद भी, तो कश्मीरी पंडित 7वीं बार भी अपने बलबूते पे ही वापस आएगा, ये भी आप देखेंगे। रही बात सरकार की, बहुत अच्छी गवर्नेंस चली है जी LG मनोज सिन्हा के अंडर। जब से ये इधर उधर कर रहे हैं ना जी, ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन, अब जी सरकार बनेगी, अब सुप्रीम कोर्ट ने बताया जी असेंबली इलेक्शन और ये सब, इससे प्रोत्साहित हो जाते हैं ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स। डेफिनेटली आप देखेंगे आने वाले समय में और घटनाएं बढ़ेंगी और सर्जिकल स्ट्राइक हम करते रहेंगे। अब सर्जिकल स्ट्राइक का भी मजाक बनेगा, ये रुकेगा नहीं, 10% आतंकवाद चलेगा।
और 90% के साथ आप क्या कर रहे हैं? ऐसे में इकोसिस्टम को कैसे ठीक करेंगे? स्ट्रैटेजी में और भी थोड़ा सा solution- बदलाव लाने की जरूरत है। मैं अब इससे होएगा। ज्यादा नहीं समय आगे बढ़ा सकती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस मसले पर अपने अपने दिल की बात हमसे साझा की। और दिल की बात बस यही है कि ये जो हमला हुआ है, अब ये आखिरी ही हमला होना चाहिए। इसका जवाब ऐसा दिया जाना चाहिए, पहलगाम के पापियों को ऐसा जवाब देना चाहिए जो जिंदगी भर याद रखे। केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कश्मीर के अंदर बैठे हुए जो जिहादी हैं उनका खात्मा भी होना ही चाहिए। और तभी हम कह सकते हैं कि कश्मीर जन्नत है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।